आज का हमारा बिंदु होगा राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन। देखो, राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवाद उदय के कारण और कांग्रेस से पूर्ववर्ती संगठन, उनके संदर्भ में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आज हम विधिवत 1885 से शुरू करेंगे। तो पहली बात, राष्ट्रीय आंदोलन को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित करते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1, राष्ट्रीय आंदोलन के 3 भाग, उनमें पहला है उदारवादी युग। उदारवादी युग। उदारवादी युग कब से कब तक? 1885 से 1905, अर्थात कांग्रेस की स्थापना से लेकर बंगाल विभाजन से पूर्व की जो घटनाएं हैं उनके संदर्भ में हम इस काल में चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा बिंदु होगा उग्रवादी युग। उग्रवादी युग। और उग्रवादी युग यानी 1905 से लेकर, यानी बंगाल विभाजन से लेकर और गांधी जी के भारतीय राजनीति में पदार्पण से पहले तक की जो घटनाएं हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले की जो घटनाएं हैं वहां तक की चर्चा करेंगे हम इस काल के अंतर्गत। ठीक है, फिर तीसरा युग आ जाएगा और वो काल होगा, तीसरा भाग इसका, गांधी युग। गांधी युग कब से? 1919 से लेकर स्वतंत्रता तक, यानी 1947 तक हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। ये 3 भाग हैं, तो एक एक करके। सबसे पहले हमारी क्लास का, आज की क्लास का विषय रहेगा उदारवादी युग। और उदारवादी युग के अंतर्गत क्या है, हमें कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशनों से संबंधित बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उदारवादी युग के संदर्भ में ही बात करें। उदारवादी युग। उदारवादी युग यानी कांग्रेस की स्थापना से। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1885 में। तो कांग्रेस की स्थापना एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें हम बोलते हैं ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम या एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, अच्छा, ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ए.ओ. ह्यूम पहले 1857 के क्रांति के समय इटावा के कलेक्टर थे। 1857 की क्रांति के समय इटावा के कलेक्टर थे। तो 1857 की क्रांति के विद्रोह को नज़दीक से देखा था इन्होंने। तो खैर, इन्होंने एक पीपुल्स फ्रेंड नाम से समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था। किस नाम से? पीपल्स फ्रेंड नाम से एक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था। तो इन ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में, 84-85 में, लेकिन विधिवत स्थापना है वो 85 में ही होगी। 85 में कांग्रेस की स्थापना की। किस नाम से? भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन। ये बात ध्यान रखना, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से नहीं की थी इसकी स्थापना। किस नाम से की है स्थापना? भारतीय राष्ट्रीय संघ या इंडियन नेशनल यूनियन, इस नाम से इसकी स्थापना की थी। लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर हमसे ये पूछें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन है, तब तो ए.ओ. ह्यूम। लेकिन ये कांग्रेस नाम किसने दिया, तब हमारा उत्तर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। यानी किसके सुझाव पर? वैसे कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है सम्मेलन।
बाय द वे, हालांकि आपसे नहीं पूछेंगे लेकिन बाय द वे पूछ लें कि कांग्रेस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो सम्मेलन। तो यहाँ ये कांग्रेस नाम किसके सुझाव पर किया गया है? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। क्लियर है? शायद कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से, कि दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम है वो किया गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहले एओ ह्यूम ने जब इसकी स्थापना की वो किस नाम से की? इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है। जिस समय कांग्रेस की स्थापना की गई उस समय भारत के गवर्नर जनरल तो कौन थे? लॉर्ड डफरिन। हालांकि प्रधानमंत्री इंग्लैंड के आपके नहीं पूछेंगे, फिर भी आप याद करो तो देखो, तीनों जो भी पद, प्रमुख पद है कांग्रेस की स्थापना 1885, तो 1885 में कौन क्या था ये बात हम कर सकते हैं कि 1885 यानी कांग्रेस की स्थापना के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री ग्लेडस्टोन। ग्लेडस्टोन। ठीक है। फिर यानी वो भारत परिषद और भारत सचिव का पद गठित किया गया था 1858 में। 1857 की क्रांति के बाद तो भारत सचिव कौन था? भारत सचिव कांग्रेस की स्थापना के समय वो था आर चर्चिल। आर चर्चिल। हालांकि 1885 में 3 सचिव बदल जाते हैं, भारत सचिव, लेकिन हमें ध्यान ये रखना कि जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत सचिव कौन था? आर चर्चिल। ठीक है। फिर उस समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई, और वो थे लॉर्ड डफरिन। डफरिन। ठीक है। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। यहां तक शायद कोई दिक्कत नहीं है आपके। अब आगे बढ़े हम कि कांग्रेस की स्थापना की, एओ ह्यूम ने नाम का सुझाव दिया, दादा भाई नौरोजी ने। अब सवाल ये कि उद्देश्य क्या था कांग्रेस की स्थापना का? उद्देश्य और एक हम चर्चा करेंगे सिद्धांत, कि 2 सिद्धांत उभर कर आ रहे हैं। कांग्रेस की स्थापना की 2 थ्योरी आ रही हैं कि स्थापना क्यों की गई। तो पहले तो देखो, मोटे तौर पर कांग्रेस ने अपने जो उद्देश्य बताए, वो उद्देश्य कि वो भारतीय जो राष्ट्रवादी विचारों के हैं और भारत से संबंधित चिंतन करना चाहते हैं, उन्हें एक मंच पर लाना। ठीक है। कि भाई जो भी भारतीय देश के बारे में सोच सकते हैं, शिक्षित भारतीय, उनको एक मंच प्रदान करना एक उद्देश्य हो गया। दूसरा, भारत में जाति और संप्रदाय के आधार पर भेदभाव को मिटाते हुए राष्ट्रीय एकता को बल देना, राष्ट्रीय एकता पर बल देना। और फिर जो भी समस्याएं, आम जनता में जागृति पैदा करना और जनता से संबंधित समस्याएं हैं उनसे सरकार को अवगत करवाना। ऐसे कुछ उद्देश्य निर्धारित किए कांग्रेस ने। लेकिन कांग्रेस की स्थापना पर 2 थ्योरी काम कर रही हैं। उनमें एक थ्योरी आपको याद करनी है, सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। ठीक है। फिर एक बात करेंगे हम तड़ित चालक का सिद्धांत, और एक बात करेंगे राष्ट्रीय संस्था। राष्ट्रीय संस्था, ये दोनों लगभग एक जैसे प्रत्याशी होंगे इस सिद्धांत के अलग। इस सिद्धांत के जो प्रणेता हैं, देखो, सुरक्षा वाल्व का मतलब यह है कि ह्यूम ने भारतीयों के हित चिंतन की बजाय अंग्रेजी राज को बचाने के लिए इस संस्था की स्थापना की। क्योंकि ह्यूम 1857 की क्रांति के समय इटावा के कलेक्टर थे और उन्होंने ये बात देखी थी कि भाई इस प्रकार से विद्रोह हुआ था, तो भविष्य में कभी ऐसा विद्रोह न हो। ऐसा कहा जाता है कि रिटायर होने के बाद वो शिमला रहने लगे,
और शिमला में उनको कुछ गुप्त रिपोर्टें मिली, और ये रिपोर्टों की बात कर रहा है विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न का अभी हम बात करेंगे कांग्रेस के अधिवेशनों के संदर्भ में भी। दूसरी बात, इस ह्यूम की जीवनी लिखी है, आपको यह भी याद रखना है, ह्यूम फादर ऑफ इंडियन कांग्रेस, ये पुस्तक है। और ये पुस्तक किसने लिखी? विलियम वेडरबर्न ने, और जिसमें इस ह्यूम की जीवनी है। तो आपसे ये पूछें कि ह्यूम की जीवनी किसने लिखी, तो विलियम वेडरबर्न ने, या ह्यूम फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने लिखी पुस्तक, तो विलियम वेडरबर्न ने। ठीक है, तो विलियम वेडरबर्न ये बात बता रहे हैं कि उस समय इन्हें ऐसे कुछ तथ्य मिले थे जिनसे ये लगा कि सरकार को, अंग्रेजों को खतरा हो सकता है। तो उस खतरे से बचने के लिए, कि इस खतरे को अगर समाप्त करना है तो एक सुरक्षा वाल्व की जरूरत होगी, इस प्रकार का एक संगठन स्थापित कर दिया जाए कि उनका गुबार यहां आकर समाप्त हो जाए। तो परिणामतः शिक्षित भारतीयों का संगठन स्थापित करने का निर्णय लिया ए.ओ. ह्यूम ने। एक बात तो यह है, और इस सिद्धांत को सबसे ज्यादा हवा तो दी लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय ने। और लाला लाजपत राय की पुस्तक कौन सी थी? यंग इंडिया। अब देखो, आपको ध्यान रखना है, यंग इंडिया गांधी जी का तो समाचार पत्र था, और लाला लाजपत राय की पुस्तक है यंग इंडिया। यंग इंडिया पुस्तक लाला लाजपत राय की है। इस पुस्तक में इन्होंने ये सुरक्षा वाल्व की थ्योरी ये दी है। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। फिर इनका समर्थन किन्होंने किया इस थ्योरी में? तो देखो, एक तो ह्यूम के जो जीवनीकार हैं वो तो है ही हैं। कौन? विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न। पुस्तक कौन सी है? ह्यूम फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो ह्यूम की जीवनी है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इन्होंने भी इस मत का समर्थन किया है, सुरक्षा वाल्व वाले का। इसके अलावा एक रजनी पामदत्त, जिनकी पुस्तक का नाम है इंडिया टुडे, तो मार्क्सवादी लेखक हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं इंडिया टुडे पुस्तक की रचना किसने की है? तो रजनी पामदत्त ने। तो रजनी पामदत्त भी इस सिद्धांत, रजनी पामदत्त। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपको इन तीन व्यक्तियों का, लाला लाजपत राय, विलियम वेडरबर्न, रजनी पामदत्त, और अगर आप याद करो तो नंदलाल चटर्जी और गिरिजा मुखर्जी, दो नाम और याद कर सकते हो, नंदलाल चटर्जी और गिरिजा मुखर्जी, गिरिजा प्रसाद या गिरिजा मुखर्जी। ठीक है, ये इस सुरक्षा वॉल्व थ्योरी से, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी से जुड़े हुए हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, भारतीयों के कोप से बचाने के लिए, कि 1857 जैसा विद्रोह दोबारा उनको न सहन करना पड़े, इसलिए भारतीयों के उस गुबार को इस संस्था में आकर समाप्त कर देना, या संस्था के माध्यम से वो बात सरकार तक पहुंचा देना, इस उद्देश्य से कांग्रेस की स्थापना की गई है। इस मत के समर्थक कौन कौन हैं? लाला लाजपत राय, विलियम वेडरबर्न, रजनी पामदत्त, नंदलाल चटर्जी, गिरिजा मुखर्जी। रजनी पामदत्त पुस्तक कौन सी है? इंडिया टुडे। ठीक है, यह बात ध्यान रखनी है इनके। तड़ित चालक का सिद्धांत, और ये दोनों सिद्धांत राष्ट्रीय संस्था उदारवादी व्यक्तियों के सिद्धांत हैं। ये दोनों उदारवादी, हालांकि देखो, इनमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनमें उदारवादी शामिल नहीं है, इनमें भी उदारवादी शामिल है, और इनमें कुछ जो उदारवादी, प्रबल उदारवादी नहीं है वो भी शामिल है, लेकिन मोस्टली उदारवादी क्या है? देखो, पहले सिद्धांत क्या है? तड़ित चालक, कि भारतीयों ने ह्यूम का उपयोग किया है लाइटिंग कंडक्टर के रूप में।
ब्रिटिश सरकार है वो बिजली है, ठीक है, गिरेगी किन पर? भारतीयों पर। तो बीच में वो तड़ित चालक कंडक्टर कौन है? ह्यूम। कि एक संस्था की स्थापना, अगर भारतीय किसी संस्था की स्थापना करेंगे तो अंग्रेज उसको समाप्त कर देंगे, जैसे पूर्ववर्ती संगठन थे। लेकिन अगर कोई अंग्रेज ही किसी संस्था की स्थापना करेगा और उसका सचिव रहेगा लंबे समय तक और अंग्रेज उसमें शामिल रहेंगे, तो शायद ब्रिटिश सरकार के कोप से बच सके। हालांकि बाद में सरकार का, प्रारंभ में सरकार का रवैया कांग्रेस के प्रति सकारात्मक था। आगे चलकर 88 के बाद, चौथे अधिवेशन के बाद नकारात्मक हो गया और आगे चलकर बाद में तो सरकारी सदस्यों के प्रवेश पर रोक ही लगा दी गई। आगे चर्चा करेंगे हम, ठीक है। तो ये तड़ित चालक का सिद्धांत क्या है कि भारतीयों ने ह्यूम का उपयोग किया है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध तड़ित चालक के रूप में। क्योंकि अगर भारतीय ऐसी संस्था स्थापित करते जिसमें राष्ट्रवादी एक जगह होते और वो अपनी मांग सरकार तक रखते और एक प्रभावी विपक्ष बनने का प्रयास करते, जनता में जन जागृति की कोशिश करते, तो सरकार से सब अवस्था में ही उसका दमन कर देती। बचने का तरीका यही है कि इस संस्था की स्थापना कोई अंग्रेज कर दे। तो अगर अंग्रेज अगुवाई करेगा और वो भी एक अधिकारी, आईसीएस से रिटायर्ड अधिकारी, तो शायद सरकार का थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। और इस सिद्धांत के प्रबल समर्थकों में हैं क्या नाम इनका, गोपाल कृष्ण गोखले। इस सिद्धांत के समर्थकों में आ गए गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो राष्ट्रीय संस्था के रूप में, राष्ट्रीय संस्था के रूप में कि भाई भारतीयों के हित चिंतन के कारण इस संस्था की स्थापना की गई। और इस बात को सबसे ज्यादा बल देने वाले व्यक्ति जिन्होंने कांग्रेस का इतिहास लिखा, कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा है? पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। तो इस सिद्धांत के प्रबल समर्थकों में आ जाएंगे पट्टाभी सीतारामैया, जिन्होंने कांग्रेस का इतिहास लिखा है। उन्होंने कि कांग्रेस की स्थापना एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में की गई है, अर्थात देश के ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और वो देश का भला चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस संस्था की स्थापना की और इसका समर्थन किया है एनी बेसेंट ने। तो एनी बेसेंट ने भी यही बात मानी है राष्ट्रीय संस्था के रूप में, एनी बेसेंट, कि कांग्रेस की स्थापना भारतीयों के हित चिंतन के लिए की गई है एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में। इसमें आपके कौन आ जाएंगे? पट्टाभी सीतारामैया और एनी बेसेंट। क्लियर है? शायद मेरे ख्याल से ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपके। चलो अब बात करें हम कांग्रेस के अधिवेशनों की। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात करें कांग्रेस के अधिवेशनों के संबंध में। तो पहले प्रारंभ में हम प्रथम अधिवेशन से ही बात लें। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मैं इसी प्रकार से एक शॉर्ट में लिख देता हूं। प्रथम अधिवेशन कब हुआ है? 28 से 30 दिसंबर। इसमें 31 किया हुआ है, उसको 30 कर लेना आप, ठीक है। 28 से 30 दिसंबर, 30 दिसंबर 1885 को। मोस्टली अधिवेशन दिसंबर में ही होंगे। जब कर्म कब टूटेगा ये हम एक अलग से अधिवेशनों के संदर्भ में और पढ़ेंगे, वहां पर चर्चा करेंगे, तो वहां ये बात आएगी। 1885 में कहाँ हुआ? बंबई में। बंबई के भी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज या संस्कृत स्कूल, क्योंकि जिस समय ये अधिवेशन हुआ उस समय वो स्कूल था, बाद में आगे चलकर कॉलेज बन गया। तो ये अधिवेशन बंबई में हुआ, इतनी बात ध्यान रखनी है। अगर बंबई में पर्टिकुलर जगह पूछे तो कौन सा हो जाएगा? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कब हुआ? 28 से 30 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। नाम तो उमेश चंद्र बनर्जी था, लेकिन इन्होंने ईसाई धर्म
स्वीकार कर लिया था। इसलिए ये कांग्रेस, ध्यान रखना, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष हिंदू ने होकर कौन है? ईसाई हैं, भारतीय ईसाई। तो हम जब ईसाई का प्रश्न आता है तो क्या करते हैं, वहां पर जो अंग्रेज होगा उसको मान लेते हैं। यहां ईसाई व्योमेश चंद्र बनर्जी, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। तो यहां इनका मूल नाम उमेश चंद्र भी आ सकता है, उमेश चंद्र बनर्जी, बाकी नाम रहेगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये ध्यान रखना है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। महिला कोई शामिल नहीं थी। मुस्लिम प्रत्याशी 2 थे, 72 में से 2 मुस्लिम प्रत्याशी थे। तो आपको दोनों के नाम भी याद रखने हैं। एक का नाम रहीमतुल्ला सयानी, रहीमतुल्ला सयानी का एक कोटेशन भी आपको याद रखना है, अंग्रेजों से बढ़कर सदचरित्र जाति इस सूर्य के नीचे दूसरी नहीं हो सकती। आगे खैर ये लिखा हुआ है, इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने, जो नहीं लिखा हुआ वो मैं लिखवा दूंगा वो चीज़ें, बाकी आपके पास लिखी हुई है, आगे लिखी हुई है बाद में आगे, ठीक है। तो कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया इसमें? 72 प्रतिनिधियों ने। मुस्लिम सदस्य कितने थे? 2। तो उन दोनों में एक का नाम तो था रहीमतुल्ला सयानी, ठीक है, और दूसरे का नाम था A.M. धर्मसी, धर्मसी, ठीक है, A.M. धर्मसी। अच्छा, कई बार क्या है कि आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि निम्न में से किन व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया। भाई बहुत से व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया, आपा ही को नहीं भाग लियो पहला अधिवेशन में। प्रश्न ये पूछे कि प्रथम अधिवेशन में किन लोगों ने भाग नहीं लिया, तो बहुत से व्यक्ति होंगे उदारवादियों में जिन्होंने भाग नहीं लिया, लेकिन पर्टिकुलर 2 व्यक्ति, उनका कारण है, रीजन है कि वो कांग्रेस के एक प्रकार से प्रारंभिक सदस्यों में से हैं, दूसरे अधिवेशन से वो शामिल हैं हर गतिविधि में, लेकिन वो पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाते हैं। तो मैंने पहले भी जिक्र किया था आपको, एक तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्योंकि ऑप्शन में आता है भाई उदारवादियों में शामिल है प्रमुख, जो 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं वो उदारवादी हैं, ठीक है। उदारवादियों में सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी है, बदरुद्दीन तैयबजी भी है, लेकिन वो दोनों प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन द्वारा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है, द्वितीय नेशनल कॉन्फ्रेंस 1885 कलकत्ता में, उसकी अध्यक्षता करते हैं, तो वो तो कलकत्ता में है। इसी कारण इसमें कलकत्ता प्रेसिडेंसी से, बंगाल प्रेसिडेंसी से केवल 3 सदस्य शामिल होंगे। भाई बंगाल प्रेसिडेंसी, शिक्षा, इसमें कौन थे? शिक्षित भारतीय, ठीक है। और शिक्षित भारतीयों का सबसे ज्यादा जमावड़ा कहां था? बंगाल में। लेकिन बंगाल के ही सबसे कम, भाई कम है बंगाल प्रांत से। उसका कारण क्या था? कि वहां इंडियन एसोसिएशन का अधिवेशन चल रहा था। तो इसलिए ना तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी आए, ना बाकी लोग आए, बहुत कम, केवल 3 व्यक्ति आए बंगाल प्रांत से। बंगाल प्रांत से केवल 3, मैंने प्रेसिडेंसी बोल दिया, बंगाल प्रांत से केवल 3 व्यक्ति आए। बात समझ आ रही है यहां पर? तो अब इसका मतलब आपको यह बात समझ में आ गई कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं है। तो जब एक तो कि निम्न में से किसने भाग नहीं लिया, तो एक तो ऑप्शन में होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो उन्होंने भाग नहीं लिया। दूसरा, बदरुद्दीन तैयबजी ने भाग नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसी समय, ठीक जिस समय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है, उसी समय बंबई में एक दूसरे संस्था का अधिवेशन चल रहा था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, और वो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसलिए बदरुद्दीन तैयबजी भी इसमें शामिल नहीं थे। तो वो 2 मुस्लिम सदस्य कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी और A.M. धर्मसी। बात समझ आ गई शायद मेरे ख्याल से। अब देखो, पहले अधिवेशन में कुल 9 प्रस्ताव पारित हुए थे। पहले अधिवेशन में 9 प्रस्ताव पारित किए हैं कांग्रेस। तो पहला अधिवेशन है, इसलिए आपको मुख्य बातें यहां पर याद रखनी है कि जो
अच्छा, यहां व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष बने हैं। इनको अध्यक्ष बनाने के लिए नाम प्रस्तावित किया है कि इन्होंने A.O. ह्यूम ने, और उस प्रस्ताव का समर्थन किया सुब्रमण्यम ने। आपको खैर इतना ध्यान नहीं रखना है, ये चीजें आपसे नहीं पूछेंगे, बस आपको ध्यान ये रखना है सुब्रमण्यम अय्यर ने इसमें जो प्रस्ताव रखे, सबसे पहले पहला प्रस्ताव सुब्रमण्यम अय्यर रखेंगे, बात नंबर 1। फिर जब अध्यक्ष पद का नाम प्रस्तावित किया गया, किसका? व्योमेश चंद्र बनर्जी का, तो उस प्रस्ताव का सबसे पहले समर्थन भी सुब्रमण्यम अय्यर ने किया था कि हाँ, अध्यक्ष यही होने चाहिए। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो एक बात ध्यान रखना, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, लेकिन उस समय सचिव कौन थे कांग्रेस के? A.O. ह्यूम। लंबे समय तक रहेंगे। कब तक? 1885 से लेकर 1906 तक। तो फिर 1907 में कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, वो सचिव हैं, वो कौन बन जाएंगे? दूसरे कौन बनेंगे? दीनसा एदलजी वाचा। दीनसा एदलजी वाचा कांग्रेस के दूसरे सचिव बनते हैं। प्रथम सचिव तो कौन थे? A.O. ह्यूम। दूसरे सचिव कौन है? दीनसा एदलजी वाचा। आप दीनसा के नाम से याद रख लोगे, दीनसा एदलजी वाचा, तो याद रह जाएंगे आपको। क्लियर है? शायद कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। यह बात ध्यान रखना है, कांग्रेस के प्रथम सचिव A.O. ह्यूम, जो कब से कब तक रहेंगे? 1885 से 1906 तक। ठीक है। फिर उसके बाद में 1907 में कौन बनेंगे? दीनसा एदलजी वाचा। अभी नाम और भी लिखेंगे हम, बार बार नाम आएगा उनका, किसी संदर्भ में आता ही रहेगा। दीनसा, मैं यहां लिख देता हूं, वापस मिटा दूंगा। दीनसा एदलजी वाचा। ठीक है, ये रहेंगे कांग्रेस के दूसरे सचिव। प्रथम सचिव तो A.O. ह्यूम है, ये दूसरे सचिव जो कब बनेंगे? 1907 में। ठीक है, चलो खैर, अब आगे बात करें हम, तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 9 प्रस्ताव पारित हुए। एक प्रस्ताव, पहला प्रस्ताव ये पारित हुआ, आप केवल मुख्य मुख्य नोट करोगे और से पूरे करो तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्या था कि भारतीय प्रशासन की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन का गठन किया जाएगा। रॉयल कमीशन का गठन एक प्रस्ताव हो गया। भारतीय प्रशासन की जांच के लिए पहला प्रस्ताव यही रखा था, और ये रखा था किसने? सुब्रमण्यम अय्यर ने, कि प्रशासन में सरकार जांच करे कि क्या भारत में अंग्रेजों द्वारा शासन चलाया जा रहा है, वो सही चलाया जा रहा है, उसकी जांच की जाए। तो पहली बात तो ये प्रस्ताव रखा। रॉयल कमीशन का मतलब जो सम्राट द्वारा जो कमीशन नियुक्त किया जाए। ठीक है, तो एक तो रॉयल कमीशन की नियुक्ति की जाए। दूसरा, भारत परिषद है ना भाई, 1858 में भारत परिषद का गठन किया गया था, भारत परिषद को समाप्त कर दिया जाए। तो दूसरा, भारत परिषद को समाप्त कर दिया जाए कि वहां ये खर्चा अनावश्यक लगता है, इसका गवर्नर जनरल से विवाद होता है फालतू में, तो भारत परिषद को समाप्ति कर दो, समाप्त कर दिया जाए। ऐसा कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया। सरकार यानी ये प्रस्ताव पारित किए हैं, इसकी मांग की है ऐसा सरकार से कि भाई उसको समाप्त करने के लिए कहा जाए। ठीक है, फिर केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया जाए, अर्थात उनमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो केंद्रीय व प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया जाए और उनमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व, यानी प्रतिनिधित्व, इसके अलावा जो मनोनयन करते हो उसके स्थान पर निर्वाचित किया जाए। भारतीय जो सदस्य हैं उनको मनोनयन, अब तक क्या कर रहे थे? मनोनीत कर रहे थे, मनोनीत के स्थान पर उनको निर्वाचित किया जाए, ये प्रावधान कर दिया। इसके अलावा ICS परीक्षा इंग्लैंड में होती थी, इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी हो। सिविल सेवा की परीक्षा या ICS की परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजित हो।
भारत में भी आयोजित हो, ये बात कह दी गई। तो ये प्रस्ताव पारित किया गया है इसमें। इसके अलावा अच्छा, इसकी आयु भी 23 वर्ष की जाए। आयु घटा दी थी ना, उस आयु को, अधिकतम आयु को यहां 23 वर्ष कर दिया जाए, ये मांग भी की है। इसके अलावा सैन्य खर्च में कमी की जाए। सैन्य खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है, तो सैन्य खर्च में कमी की जाए। सैन्य खर्च में कमी की जाए, कटौती की जाए। ठीक है, ये मांग भी रख दी। इसके अलावा वस्त्र आयात शुल्क में वृद्धि की जाए। लॉर्ड लिटन वाले कदमों पर देखो, लिटन ने आयात शुल्क कम किया था, उससे क्या हुआ, भारत का वस्त्र उद्योग बर्बाद हो रहा था। तो आयात शुल्क में, वस्त्र आयात शुल्क में वृद्धि की जाए। वस्त्र आयात शुल्क में वृद्धि की जाए। ये प्रश्न आपको एक रूप में पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रस्ताव कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में पारित नहीं किया गया था, इस रूप में पूछा जा सकता है। तो आप थोड़ा सा किसको देख लेना, एक दो बार पढ़ोगे तो वो याद हो जाएंगे, फिर आपको ज्यादा दिक्कत है, रटने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ एक बार सीमित रूप से देखने की जरूरत है आपको। ठीक है, फिर ब्रह्मा को जीत लिया और भारत का अंग बना दिया। तो इसमें ध्यान रखना, इस बात का कांग्रेस ने विरोध किया है और प्रस्ताव पारित किया है कि ब्रह्मा को भारतीय साम्राज्य का अंग न बनाया जाए, अर्थात भारत से पृथक कर दिया जाए। अब आपको पता है ब्रह्मा को भारत से पृथक कब किया गया था? 1835 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया, फिर 1835 में ब्रह्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। तो इनकी 1935, मैंने 1835 बोल दिया ना, 1935 के अधिनियम में। ठीक है, तो यहां यह ध्यान रखना है आपको। एक मांग यह भी की है कि ब्रह्मा को भारत से पृथक रखा जाए, ब्रह्मा को भारत से अलग किया जाए, अलग किया जाए, यह मांग भी रखी है। इसके अलावा अगली मांग थी इनकी कि ये प्रस्ताव जो हम पारित कर रहे हैं, ये प्रस्ताव अन्य सभी प्रांतों की जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं तक भी पहुंचाई जाए। देखो क्या प्रस्ताव, पहले तो क्या प्रस्ताव पारित किया, प्रशासन की जांच के लिए रॉयल कमीशन का गठन किया जाए, भारत परिषद को समाप्त किया जाए, विधानमंडलों चाहे वो प्रांतों की हो चाहे केंद्र की हो उसका विस्तार किया जाए, अर्थात एक तो उनमें मनोनयन के स्थान पर निर्वाचन किया जाए, भारतीयों की संख्या में वृद्धि की जाए। आईसीएस की परीक्षा लंदन में होती थी, लंदन के साथ साथ भारत में भी हो, सैन्य खर्च में कटौती हो। अच्छा, और उसमें आयु भी कितनी की मांग की है? 23 वर्ष की। वस्त्र आयात पर शुल्क में वृद्धि कर दी जाए ताकि भारत में विदेशी वस्त्र कम आए और भारतीय वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिले। ब्रह्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। फिर अगला प्रस्ताव क्या था कि ये सभी प्रस्ताव पारित करके अन्य राजनीतिक संगठन हैं, और भी तो प्रांतों के राजनीतिक संगठन हैं, उन राजनीतिक संगठनों को प्रेषित किए जाएं, भेजे जाएं उनके पास भी, ताकि वो हम सब मिलकर सरकार के पास इन चीजों को रखेंगे। बात समझ आ रही है यहां पर? जैसे हम आज यहां कोई प्रस्ताव पारित करें और पारित करके ये कहें कि भाई ये मांग सरकार से हमारी ये बातें हैं, तो हम अकेलों की कोई नहीं सुनेगा, इसलिए छोटे मोटे जो और संगठन हैं उनको भी दे दिए जाएं ये प्रस्ताव कि थे भी मांग करो। बात समझ आ रही है ऐसा? तो इसलिए इसमें भी एक प्रस्ताव ये भी पारित किया गया कि ये प्रस्ताव अन्य राजनीतिक संगठनों तक प्रेषित किए जाएं, पहुंचाए जाएं। ठीक है, फिर 9वां प्रस्ताव हो गया इसमें। ये तो क्या था कि उपरोक्त प्रस्ताव अन्य राजनीतिक संगठनों तक पहुंचाए जाएं। और 9वां, आगामी अधिवेशन कलकत्ता में किया जाए। यह अधिवेशन कहां है? प्रथम अधिवेशन बंबई में। तो यह प्रस्ताव अब पारित कर लिया कि आगामी अधिवेशन कहां किया जाए? कलकत्ता में किया जाए। तो आगामी अधिवेशन कलकत्ता में किया जाए, यह 9वां इसलिए बता रहे हैं कि
ये ऊपर वाले प्रस्ताव हैं, यही अन्य राजनीतिक संगठनों को देने हैं। भाई कलकत्ता में करेंगे, ये तो हमारा मामला है, सरकार से थोड़ी है। तो इसलिए यहां पर वो 9वां प्रस्ताव क्या है, अंतिम प्रस्ताव क्या है कि अधिवेशन है वो कलकत्ता में बुलाया जाए। बात समझ आ गई शायद मेरे ख्याल से। चलो खैर, अब देखो इनमें सैन्य खर्च में कमी वाला वो तो आगे आपके वहां भी आएगा, गांधी जी के संदर्भ में जब हम बात करेंगे 11 सूत्री मांगों में, तो वहां भी आएगा। तो फिलहाल खैर ये बात याद रखनी है, ठीक है। आगे बात करें हम, अब बात करें कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की। तो पहले अधिवेशन में इतना ही ध्यान रखना है, कब हुआ है, 1885 में। कहां हुआ है, बंबई में। अध्यक्षता किसने की है, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। कितने सदस्यों ने भाग लिया, 72 सदस्यों ने। मुस्लिम सदस्य कितने थे, 2। महिला सदस्य कितनी थी, 1 भी नहीं, ठीक है, 2 थे। तो कौन कौन थे मुस्लिम सदस्य, रहीमतुल्ला सयानी, AM धरमसी। क्लियर है शायद, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़े हम, इनको मिटा दूं मैं क्योंकि यहीं लिखते जाएंगे हम अगले अधिवेशन के क्रम में। देखो अब बात करें हम दूसरा अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन, अब देखो दूसरे में है तो दिसंबर में, ये तो तय है, और लगभग लास्ट में होगा दिसंबर में। तो 1886 कहां हुआ, कलकत्ता में। अध्यक्षता किसने की, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। और इस दूसरे अधिवेशन में कुल 434 सदस्यों ने भाग लिया था, ठीक है। पहले में कितने सदस्यों ने भाग लिया, 72 ने। तो पहले में तो 72 ने, उनमें से 2 मुस्लिम सदस्य थे, और इसमें कुल 434 सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें से 33 मुस्लिम सदस्य थे। 34 हो जाता जना, आपने देखो ऊपर ला जिया, इम देखो इधर देखो 72, तो ऊपर वाले 2 इधर आ गए ना। अगर 34 हो जाता, एक सदस्य और आ जाता भाई कोई, तो हमारे लिए ज्यादा याद करने में ठीक हो जाता, सुगम होता। चलो अब याद इया रहे जैसे कब एक खट्टे रह गोगेला में, याद करने में सरल रहता, ठीक है। भाई देखो यहां 70 2 72, तो ये 2 कौन थे, मुस्लिम सदस्य। यहां 434, तो 34 होते, एक रास्ते में रह गया। तो यहां ये मान लो कि ये 33 है, ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं, याद रह जाएंगे क्योंकि पूछते हैं। यहां से नहीं, आगे तक एक अधिवेशन में 222 सदस्य आएंगे, और वो प्रारंभिक अधिवेशन है, उनमें सबसे ज्यादा प्रतिशत होगा। तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा मुस्लिम सदस्य उस अधिवेशन में थे उस समय, 17%। इसलिए आपसे पूछते हैं, अभी हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहां कितने मुस्लिम सदस्यों ने भाग लिया है, 33 सदस्यों ने 434 में से। अब देखो दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में कुछ बातें, हालांकि हम अलग से चर्चा, लेकिन वो तो बाद की बात है। पहले यहां आपको पता होगा कि दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पितामह, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। पता ना आपको, नहीं पता है तो पता करना है आपको कि दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पितामह कहा जाता है। दूसरी बात, ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले, वो भी कॉमन सभा के, तो ब्रिटिश संसद के सांसद बनने वाले प्रथम सदस्य कौन थे, दादा भाई नौरोजी, जो कि 1892 से 95 तक उदारवादी दल के सहयोग से सांसद बने थे। तो इंग्लैंड की संसद के सदस्य बनने वाले या ब्रिटिश सांसद बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, दादा भाई नौरोजी। कब से कब तक रहे थे, 1892 से 1895 तक, ठीक है। और देखो जब सांसद रहे तो ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे रहे, भारतीय व्यय के खर्च के लिए, भारत पर जो खर्चा हो रहा है उस व्यय के या खर्च के जांच के लिए उन्होंने सरकार से मांग की कि एक रॉयल कमीशन गठन किया जाए सम्राट द्वारा।
और गठित किया गया रॉयल कमीशन, और चूंकि उसका अध्यक्ष वेलवी था इसलिए उसको वेलवी आयोग कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं वेलवी आयोग का गठन किस लिए किया गया? भारतीय खर्च की जांच के लिए। भारत में जो खर्चा हो रहा है वे हो रहा है उस वे की जांच के लिए। कैसे याद रखोगे? वे की जांच के लिए वेलवी आयोग का गठन किया गया था। खैर बस इतना ही ध्यान रखना है, दादा भाई नौरोजी की सिफारिश पर वे की जांच के लिए वेलवी आयोग का गठन किया गया था। चलो आगे बात करें हम। तो याद भाई देखो एक मिनट, मुख्य रूप से क्या बात याद रखनी है बस इतनी, दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पितामह, दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड की संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय, ठीक है, और धन निष्कासन सिद्धांत के प्रणेता थे। धन निष्कासन सिद्धांत के प्रणेता थे। और इनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, शायद लिखा हुआ है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक थी जिसमें कि इस सिद्धांत की इन्होंने व्याख्या की। और बाय द वे कभी आपसे पूछ लें कि ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, कब प्रकाशित हुई थी? आप अगर इसमें कुछ भी लिखा हुआ है तो अगर 1901 नहीं है तो सुधार कर लो, नहीं 1901 में प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक, 1901 में प्रकाशित। दादा भाई नौरोजी ने सिद्धांत तो दिया था 1800, अच्छा पुस्तक है ही नहीं आपके, चलो कोई नहीं, फिर क्योंकि जब धन निष्कासन की बात करेंगे आगे चर्चा आ जाएगी, आगे आएगा प्रसंग आएगा तो वहां चर्चा कर लेंगे हम। हाँ तो उसको 1901 में, 1867 में तो धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था अपने एक लेख में। लेख की बात करेंगे हम जब धन निष्कासन सिद्धांत की बात करेंगे। धन निष्कासन सिद्धांत के प्रणेता हैं, धन निष्कासन की व्याख्या पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में की है, उसका प्रकाशन 1901 में हुआ था। इतनी बात ध्यान रखनी है आपको। चलो खैर अब बात करें हम कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन वही दिसंबर और 1887, भाई क्रम से है लगातार ही। और कहां होगा? बंबई, कलकत्ता, मद्रास। मद्रास 3 महानगर हैं तीनों में, और इसकी अध्यक्षता करेंगे बदरुद्दीन तैयबजी। तो तीसरे की तो अध्यक्ष भी एक मुस्लिम प्रत्याशी करेंगे। कौन? बदरुद्दीन तैयबजी। तैयबजी। और इस अधिवेशन में कुल जो सदस्य भाग लेंगे वो लेंगे 607 सदस्य, और जिनमें से मुस्लिम सदस्यों की संख्या रहेगी 79। मुस्लिम सदस्यों की संख्या है 79, ठीक है। हालांकि आपसे देखो ज्यादा ये संख्या कौन कौन सी संख्या पूछ सकते हैं, एक तो पहले और दूसरे की, तो 2 और 33, फिर एक अभी आएगा, आगे बात कर रहे हैं हम 79। आपको याद रहता तो ठीक है, नहीं भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं। सदस्य संख्या पहले की याद करो, बेहतर। दूसरे बाकी आगे प्राय नहीं पूछते हैं, सदस्य संख्या प्राय नहीं पूछते हैं आगे। मुस्लिम सदस्यों की संख्या जरूर पूछ लेते हैं, याद रहते हैं तो ठीक है। देखो पहले की आपको याद है, बेहतर। चौथे की याद रहेगी, जिसकी पूछते भी हैं याद भी रहेगी, चौथे की आगे बात करेंगे। तो यहां देखो एक मिनट दोबारा बता दूं, अभी अध्यक्षों के संदर्भ में पहला अधिवेशन 1885 बंबई में हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, वो ईसाई थे, भारतीय ईसाई। दूसरा कलकत्ता में हुआ अधिवेशन 1886 में, अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने, वो पारसी थे। तो कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरोजी। फिर तीसरे अधिवेशन जो कि 87 में मद्रास में हुआ है, उसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी, वो प्रथम मुस्लिम सदस्य थे, कांग्रेस के अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयबजी। प्रथम पारसी कौन है? प्रथम पारसी हो गए दादा भाई नौरोजी। प्रथम ईसाई कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से यहां तक। अब बात करें हम चौथे अधिवेशन की, ठीक है। तो तीसरे तक आपके किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। चौथा अधिवेशन, चौथा अधिवेशन देखो 1888
1888। चौथा अधिवेशन हर चौथे वर्ष या 4 वर्ष बाद कुंभ का मेला होता है, और कुंभ का मेला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहता है इलाहाबाद प्रयाग का। तो चौथे वर्ष बाद है, तो फिर वापस चौथे वर्ष देखो वापस रोटेशन आएगा, तो वो इलाहाबाद में ही आएगा, इसलिए हमारे लिए आराम का काम है। तो यहां कहां हुआ है? इलाहाबाद में। और अध्यक्षता की है इसकी जॉर्ज यूल ने, जॉर्ज यूल। और ये कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज थे। पहला ईसाई तो कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहला अंग्रेज कौन है? जॉर्ज यूल। ठीक है, प्रथम अंग्रेज है वो जॉर्ज यूल है, ये बात ध्यान रखनी है इनके संदर्भ में। ठीक है, तो जॉर्ज यूल जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज थे। तो प्रथम अंग्रेज, तो यहां सब प्रथम ही प्रथम आ रहे हैं अभी तक। तो प्रथम ईसाई, प्रथम पारसी, प्रथम मुस्लिम, प्रथम अंग्रेज, क्रम से चारों अधिवेशन में ऐसी स्थिति है। इस अधिवेशन में जो सदस्य भाग लेंगे, 1 बी को डबल 2, 2 ने डबल कर दो 4, 4 को डबल कर दो 8, टोटल सदस्य भाग लेंगे 1248। याद हो जाएगा। और जो मुस्लिम सदस्य हैं वो 2 2 2 बटे 3 3 आना भी दूसरा जब 8 बोलिया में 2 2 आशे, लेकिन एक ज्यादा सट जैसी, तो कितने हो गए? 222। और ये कितने प्रतिशत हुए? 17 पॉइंट कुछ होते हैं। आप देख लेना कितने प्रतिशत है, निकाल लेना। तो इसलिए यहां ये प्रतिशत 17.7% है शायद। तो आप ये याद रखना, सबसे ज्यादा प्रारंभिक अधिवेशनों में सबसे ज्यादा प्रतिशत इसी में है, 17.7%। ठीक है, 222 मुस्लिम सदस्य भाग लेते हैं इस अधिवेशन में, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बात करें हम 5वें अधिवेशन की। 5वां अधिवेशन, 5वां अधिवेशन 1889 बहुत महत्वपूर्ण है कई मामलों में। थोड़ा सा गैप ले ले या इनको मिटा देंगे, चलो 1889 यहीं लिख दे। 1889 इनको थोड़ा बारीक कर दे, एक ने मिटाओ ना कई मिटने थे। इलाहाबाद जॉर्ज यूल, और इसमें ले ले 1248 222, ये तो याद हो जाएंगे। फिर देखो ये कहां हुआ है? वापस बंबई जाएंगे हम, कुंभ के मेले से वापस बंबई कलकत्ता जाएंगे। तो वापस कहां चले गए? बंबई। इलाहाबाद से बंबई गए ना, तो बंबई चले गए 5वें में। और बंबई गए तो फिर अब देखो इसमें सदस्य संख्या जो लिखी हुई है उसको सुधारना है, शायद लिखी हुई है इसमें। कुल सदस्यों की संख्या करनी है आपको 1913, सदस्यों की संख्या कर लेना 1913। 1913 1889 वाले में 1913 है, और जिनमें से 254 मुस्लिम सदस्य। बाकी अब नहीं पूछेंगे, इस चौथे के तो इसलिए पूछ लेते हैं कि इसमें प्रतिशत की दृष्टि से संख्या ज्यादा थी, इस वजह से चौथे वाली संख्या पूछ सकते हैं। पहला, दूसरा और चौथा, बस 3 की सदस्य संख्या और मुस्लिम सदस्य संख्या पूछनी है। ठीक है, अब देखो 5वां क्यों महत्वपूर्ण है। 5वां, ये पहला अधिवेशन है कांग्रेस का जिसमें महिलाएं भाग लेंगी। अब तक के प्रथम 4 अधिवेशनों में किसी भी महिला ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो चलो खैर महिलाओं वाली बात करें, उससे पहले ये बता दूं आपको कि बाल गंगाधर तिलक, महिलाओं ने भी सबसे पहले इसी में भाग लिया था। तो बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले ने भी सबसे पहले इसी अधिवेशन में, कांग्रेस के 5वें अधिवेशन 1889 के बंबई अधिवेशन में ही भाग लिया था। तो भाई तिलक और गोखले कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक हैं। तिलक अपने सिलेबस में है अलग से, जिसकी हम अलग से चर्चा करेंगे तिलक के बारे में।
तो तिलक ने और गोखले ने कांग्रेस, सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? 5वें अधिवेशन में। कब हुआ 5वां अधिवेशन? 1889 में। कहां हुआ? बंबई में। फिर देखो, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, ब्रिटेन की संसद में एक सांसद था जिसका नाम था चार्ल्स ब्रेडला। चाय ब्रेडला नहीं, चार्ल्स ब्रेडला, ठीक है। चार्ल्स ब्रेडला ब्रिटेन का सांसद था और वो भारत से संबंधित मामलों को ज्यादा उठाता था इंग्लैंड की संसद में, इसलिए उसे वहां पर इंडियन मेंबर के नाम से जाना जाता था, भारतीय सदस्य के नाम से। किसको? चार्ल्स ब्रेडला को। इसलिए ये चार्ल्स ब्रेडला ने भी इस अधिवेशन में भाग लिया था जिसे इंग्लैंड में या इंग्लैंड की संसद में इंडियन मेंबर के नाम से जाना जाता था, भारतीय सदस्य के रूप में जाना जाता था। तो इस चार्ल्स ब्रेडला ने किस अधिवेशन में भाग लिया है? 5वें अधिवेशन में। तिलक ने किस अधिवेशन में भाग लिया है? 5वें अधिवेशन में। गोखले ने किस अधिवेशन में भाग लिया है? 5वें अधिवेशन में। महिलाओं ने भी पहली बार किस अधिवेशन में भाग लिया है? और कितनी महिलाओं ने? 5वें में 10 महिलाओं ने भाग लिया है। याद रह जाएगा, 5वें में 10 महिलाओं ने। 5वां अधिवेशन है जनबली में डब्बल जैसा, तो 10 महिलाएं आई हैं। अब 10 महिलाएं कौन कौन सी हैं? कई बार क्या है नाम, क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले एक एग्जाम में पूछा भी गया था, हालांकि रेयर केस में पूछते हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान आइडिया होना चाहिए। और विशेष तौर से मैं जो शुरुआत की 3-4 नाम बताऊं वो आपको याद करने ही हैं, जैसे कादम्बिनी गांगुली, स्वर्ण कुमारी घोषाल, पंडित रमाबाई रानाडे, श्रीमती निकंब, विद्यागौरी नीलकंठ। इनको तो आपके नाम याद करने हैं। मैं लिख रहा हूं, पहले लिख देता हूं। नंबर 1 सबसे पहले कादम्बिनी गांगुली। अच्छा, कादम्बिनी गांगुली का नाम आते ही आपके जहन में क्या बात आएगी भाई? भारत की प्रथम स्नातक महिला, सौपलचोट कॉलेज करवाली आई ही। एक सागा एक और ही, अगर इको नाम नहीं आवाज क्या ऐसी नाम? चंद्रमुखी बसु। चंद्रमुखी बसु और कादम्बिनी गांगुली दोनों ने एक साथ 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक किया था। तो इसलिए प्रथम कादम्बिनी गांगुली नहीं है, दोनों साथ में हैं, इसलिए दोनों प्रथम हैं। दुनिया को रिजल्ट तो एक दिन आयो, सागे ही तो आयो ना, तो इसलिए दोनों। लेकिन हम कादम्बिनी गांगुली को ज्यादा जानते हैं भाई। कादम्बिनी अरे सौरव गांगुली की दादी को नहीं, कोई लेना देना नहीं था। हाँ, लेकिन जब भी कभी हमारे जहन में बात आती है कि भारत के प्रथम स्नातक महिला, तो हम केवल कादम्बिनी गांगुली का नाम लेते हैं। ये बात ध्यान रखना। चंद्रमुखी बसु का भी नाम ध्यान रखना आपको। 2 नाम ध्यान रखने। भारत की प्रथम स्नातक महिलाएं 2 थी, तो चूंकि अभी कादम्बिनी गांगुली का नाम आ रहा है इसलिए हम कादम्बिनी गांगुली की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक कादम्बिनी गांगुली, मैं क्रम से ही नाम लिख देता हूं। फिर उसके बाद में दूसरा नंबर, मैं क्रम से यहां पर दूसरा नाम लिख लेते हैं, पंडित रमाबाई। पंडित रमाबाई। फिर उसके बाद में तीसरा ले लेते हैं स्वर्ण कुमारी घोषाल। कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। और इसमें तो कौन सा है, अपन इस आधार पर थोड़ी लिखांगा आगे पहली कौन बैठी 25 कौन बैठी, अपन तो नाम लिखना ही 10। स्वर्ण कुमारी घोषाल। लेकिन दो नाम हैं वो भिन्न मिलते हैं, इसलिए उनको अलग लिखेंगे थोड़ा। फिर उसके बाद में 4 नंबर पर लिख देते हैं, हाँ क्या नाम इसका, जेसी राइस कार्लेटन। जेसी राइस कार्लेटन। 5 नंबर पर लिख देते हैं GN दास। GN दास। 6 नंबर पर लिख देते हैं
मानोकजी, एक नाम थोड़ा सा टेढ़ाई है, कुरोतजी, महिला का नाम है मानोतजी कुरोतजी। फिर उसके बाद में 7 नंबर लिख देते हैं श्रीमती निकंब या शांताबाई निकंब। कई बार क्या है, श्रीमती निकंब आता है नाम, लेकिन शांताबाई निकंब या श्रीमती निकंब। फिर उसके बाद में अगला नाम ले लेते हैं रमाबाई रानाडे। ये पंडित रमाबाई है, एक नाम आ जाएगा रमाबाई रानाडे। एक नाम आ जाएगा विद्यागौरी नीलकंठ। विद्यागौरी नीलकंठ, उधर नहीं लिखा ना विद्यागौरी नीलकंठ का, नीलकंठ। और कौन रह गए? और श्रीमती निकंब आई गया। स्वर्ण कुमारी घोषाल तो लिख लिया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कौन सी रह गई भाई? अच्छा, एम्मा राइडर। एक नाम हमने छोड़ दिया, एम्मा राइडर। तो ये 1 मिनट रुको, इसमें 2 बार ये ऐसे 8, ये हो जाएगा 9, ये 9 और ये 10, एम्मा राइडर। एम्मा राइडर नहीं लिखा ना उधर भी, कहीं पर भी नहीं लिखा, एम्मा राइडर। दोबारा बोल रहा हूं, कादम्बिनी गांगुली, पंडित रमाबाई, स्वर्ण कुमारी घोषाल, जेसी कार्लेटन, GN दास, मानोजी कुरोतजी, शांताबाई निकंब, रमाबाई। अब देखो, रमाबाई रानडे और विद्यागौरी नीलकंठ की जगह अरविंद भास्कर ने अलग नाम लिखे हैं, और वो लिखे हैं कांग्रेस के उस सम्मेलन की रिपोर्ट के आधार पर। कांग्रेस ने प्रत्येक सम्मेलन के बाद अपनी बुकलेट जारी की है, और जो इस अधिवेशन के 1889 की बुकलेट है, उसमें 10 महिलाओं के जो नाम हैं, देखो ये तो मिलते हैं मानक पुस्तकों में नाम अलग, लेकिन अरविंद भास्कर ने अलग बाकायदा कांग्रेस के इतिहास से, और वो 2 नाम इनके स्थान पर। इसका मतलब ये भी याद करने हैं, वो भी याद करने हैं, वो 2 अलग से। हाँ, दोनों एक साथ नहीं होंगे, नहीं तो वो प्रश्न डिलीट होगा। और उनके जैसे रमाबाई रानाडे की जगह आप याद करोगे सेवंतली बाई त्रियंबक, सेवंतली बाई त्रियंबक, इसकी जगह ये नाम मिलता है। और विद्यागौरी नीलकंठ की जगह मिलता है काशीबाई कानेटकर, काशीबाई कानेटकर, काशीबाई कानेटकर। ये 2 नाम अलग हो जाएंगे। नाम थोड़े ज्यादा हो गए, 10 की जगह 12 याद करने पड़ रहे हैं हमें, 10 ही ज्यादा। अब देखो दोबारा, आप केवल अगर इतने, केवल ये नाम, इसमें एक एम्मा राइडर और जोड़ दो। इधर वाले हैं 5 लिखे हैं ना मैंने, इनमें 6 जोड़ दो, इतने याद रख लो। दोबारा बता रहा हूं आपको, मोस्टली याद करने हैं। कादम्बिनी गांगुली, पंडित रमाबाई, स्वर्ण कुमारी घोषाल, जेसी राइस कार्लेटन, GN दास और एम्मा राइडर, एम्मा राइडर। और एक ये शांतिबाई निकम भी हो जाएगी याद, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। शांतिबाई निकम, क्योंकि आज जाता पूछ सकते हैं, शांताबाई या शांताबाई है सही नाम, शांताबाई, एम्मा राइडर, और ये इधर वाले आई गए पूरे। तो इधर तो हमने 2 ही लिए हैं इनमें से, 1 2 3 4 5 में से 2 लिए हैं नाम। तो 2 लिए तो कितने छोड़ दिए? 3 ही कैसे छोड़ दिए? 2 इकट्ठे जैसी 5 नाम छोड़े हैं हमने, 2 ही लिए हैं। शांताबाई निकंब, इसको श्रीमती निकंब नाम आता है ज्यादातर, और एम्मा राइडर। ठीक है, साइड में हूं, ये लो, आगे बढ़े बस। तो ये बात मैं पहले बता चुका हूं कि कादम्बिनी गांगुली भारत की प्रथम स्नातक महिला, और उसके साथ कौन है? चंद्रमुखी बसु।
तो दोनों प्रथम महिलाएं हैं स्नातक करने वाली, प्रथम महिलाएं हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हो। जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी थे ना प्रथम स्नातक भारत के, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के साथ और भी तो थे ना, तो लेकिन हमारे सिलेबस में बंकिम चंद्र चटर्जी है, इसलिए हम केवल बंकिम के बारे में बात करते हैं कि साहब बंकिम चंद्र चटर्जी भारत के प्रथम स्नातक थे कलकत्ता विश्वविद्यालय से। प्रथम स्नातक का मतलब आधुनिक समय में, कलकत्ता विश्वविद्यालय तो है आधुनिक समय का पहला विश्वविद्यालय, इस वजह से। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। चलो, तो एक बार दोबारा 5वें अधिवेशन में क्या क्या हुआ। 5वें अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया है। कितनी महिलाओं ने? 10 महिलाओं ने। अब उनमें किन किन के आपको नाम मैं दोबारा बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। देखो एक बार गौर से सुनना। एक कादम्बिनी गांगुली, पंडित रमाबाई, स्वर्ण कुमारी घोषाल, जेसी राइस कार्लेटन, अब केवल राइस कार्लेटन या JR कार्लेटन, फिर GN दास, शांताबाई निकंब और एम्मा राइडर। तो एम्मा राइडर को और कार्लेटन को साथ में ले लो। याद करते समय आप जेसी राइस कार्लेटन एम्मा राइडर उनके एक साथ नाम याद करो, इजी वे से याद होंगे। इन दोनों नामों को एक साथ याद करना, एम्मा राइडर राइस कार्लेटन, एम्मा राइडर राइस कार्लेटन, याद हो जाएगा। फिर कादम्बिनी गांगुली, रमाबाई और स्वर्ण कुमारी घोषाल, GN दास, शांताबाई निकम, याद हो जाएंगे शायद, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये अधिवेशन बंबई में हो रहा है और ये कादम्बिनी गांगुली कलकत्ता से आई। हालांकि इसमें देखो घोषाल है वो भी वहां से, ज्यादातर बंबई प्रांत से ही होंगी। पहले अधिवेशन में सबसे ज्यादा जो सदस्य थे वो बंबई प्रांत से ही थे। कितने थे? 38 प्रथम अधिवेशन में, 38। मद्रास से थे 21, मद्रास प्रांत से थे 21, पंजाब और बंगाल से थे 3-3। तो बंगाल से 3 थे, ये हमारी बात समझ में आ गई क्योंकि उस वजह से थे। प्रथम अधिवेशन के संदर्भ में अगर कभी बात पूछे तो की बात है। चलो अब आगे बढ़े वापस। तो यहां कोई दिक्कत नहीं। एक, पहली बार महिलाओं ने भाग लिया, 10 महिलाओं ने। दूसरी बात, तिलक और गोखले ने पहली बार इसी अधिवेशन में, 5वें अधिवेशन में भाग लिया है। तीसरी बात, चार्ल्स ब्रेडला, जिसे इंग्लैंड की संसद में भारतीय सदस्य या इंडियन मेंबर के नाम से जाना जाता था, उसने भी 1889 के कांग्रेस के 5वें अधिवेशन में भाग लिया था। अब बात करें हम छठे अधिवेशन की। ठीक है, छठे अधिवेशन के संदर्भ में बात करें। छठा अधिवेशन 1890, 1890। और कहां हुआ? कलकत्ता में वापस। कलकत्ता, मैंने कहा था ना कि वापस घूम फिर कर वापस भी तो आएंगे, ये कहां जाएंगे? तो कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता की फिरोज शाह मेहता ने, फिरोज शाह मेहता ने। ठीक है, अच्छा देखो फिरोज शाह मेहता का एक कथन आप याद भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ इस समय तक कांग्रेस में एक धड़ा ऐसा बन रहा था जो ये नहीं चाहता था। देखो ये जो उदारवादी हैं कांग्रेस में, ये तो चाहते थे कि उस समय कि अंग्रेजों का शासन है वो भारत के हित में है। इसलिए दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये तो कहते थे कि अंग्रेज हमारे पथ प्रदर्शक हैं और अंग्रेजों का शासन भारत के हित में है, दोनों के जुड़े रहने के में दोनों का हित है। लेकिन एक धड़ा ये चाहता था कि इनको निकाल दें कुछ लोग। तो फिरोज शाह मेहता ने क्या कहा? अगर अंग्रेज भारत छोड़कर चले भी जाएंगे तो हम उनके इंग्लैंड पहुंचने से पहले तार देकर वापस बुला लेंगे, माने बा बिना दरी को नहीं आवड़े। तो पूछ सकते हैं ये कथन किसका है? फिरोज शाह मेहता का। क्या कथन है? अगर अंग्रेज भारत छोड़कर चले भी जाएंगे तो इंग्लैंड पहुंचने से पहले हम उन्हें तार देकर वापस बुला लेंगे। तो किसका कथन है? फिरोज शाह मेहता का। लिखा हुआ है वैसे आगे, फिरोज शाह मेहता के संदर्भ में अभी बात करेंगे तो वहां लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा इस अधिवेशन में
एक जो कादम्बिनी गांगुली है, उसने 5वें अधिवेशन में तो केवल एक आभार व्यक्त किया था कि भाई महिलाओं को शामिल किया है, ये बात है वो बात है, केवल एक प्रकार का इस प्रकार का भाषण था। लेकिन व्यवस्थित रूप से इस अधिवेशन में फिर भाग लिया और इसे संबोधित किया है। और कांग्रेस के किसी अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कादम्बिनी गांगुली थी। यह बात भी ध्यान रखना, कांग्रेस के किसी अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। अध्यक्ष कौन थी वो तो हम आगे चर्चा करेंगे। कांग्रेस के किस भाई पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष थी वो सरोजिनी नायडू थी। और कांग्रेस की स्वतंत्रता से पहले केवल 3 ही अध्यक्ष बनी थी। 3 अध्यक्ष बनी थी क्रमशः एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन, उसको हम नेली ग्रे भी बोल सकते हैं, नेली ग्रे, नलिनी सेन या नेली ग्रे, क्योंकि वो नेली ग्रे नाम था। यहां उसने भारत में अपना नाम बदल लिया था, किस नाम से? नलिनी सेन नाम से। तो वो 3 महिलाएं थी जिन्होंने कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी स्वतंत्रता से पहले। चलो खैर आगे बात करें तो यहां यह ध्यान रखना है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? फिरोज शाह मेहता। ठीक है। अच्छा, इसी अधिवेशन में सरकारी सदस्यों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। यह बात भी ध्यान रखना है आपको कि सरकारी सदस्यों के प्रवेश पर रोक किस अधिवेशन में लगाई गई? 1890 के कलकत्ता में। देखो, सरकार का विरोधी रवैया तो किस अधिवेशन से? इलाहाबाद अधिवेशन से। कांग्रेस विरोधी रवैया यहां से दर्शाने लग गई सरकार, लेकिन सरकारी सदस्यों के प्रवेश पर रोक है वो 1890 के कलकत्ता के अधिवेशन से लगाया गया है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। उसके बाद में 7वां अधिवेशन की बात करें हम, कांग्रेस का 7वां अधिवेशन। अच्छा, ये जो फिरोज शाह मेहता है वो पारसी हैं, इसका मतलब दूसरे पारसी अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। फिर उसके बाद में 7वें अधिवेशन की बात करें। 7वां अधिवेशन यानी 1891 क्रम से ही है। और ये कहां होगा 7वां? नागपुर में। नागपुर में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता की पी आनंद चारलू। पी आनंद चारलू ने अध्यक्षता। मद्रास महाजन सभा की के संस्थापकों में जिसकी स्थापना 1884 में हुई थी, उस मद्रास महाजन सभा के संस्थापकों में से एक था पी आनंद चारलू। ठीक है, तो ये पी आनंद चारलू पहला हिंदू है कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला। तो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला पहला हिंदू 1891 के नागपुर अधिवेशन। याद भी रह जाएगा, कैसे रहेगा? नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय और आरएसएस को हिंदुत्ववादी संगठन माना जाता है। तो पहला, अब आपको कि किस अधिवेशन में बनता है पहला हिंदू? नागपुर अधिवेशन में। याद रह जाएगा अपने आप ही शायद, मेरे ख्याल से समझ आ गई शायद बात मेरे ख्याल से। तो नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? पी आनंद चारलू। बस ये ध्यान रखना, ये पहला हिंदू है इसकी अधिवेशनों की अध्यक्षता करने वाला। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से यहां तक। ठीक है, अब आगे के अधिवेशनों की चर्चा हम करेंगे किस रूप में? जब हम पूरे अधिवेशन पढ़ेंगे वहां पर चर्चा, क्योंकि यहां हम उदारवादियों के संदर्भ में ये बात करनी थी हमें। अच्छा देखो, मैंने कहा इस अधिवेशन से विरोध शुरू हो गया था, तो उस विरोध में आगे चलता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और फिर कर्जन के संदर्भ में आपको 2 कोटेशन याद रखने हैं। कर्जन के संदर्भ में 2 बातें, 2 कथन हैं उसके कांग्रेस के विरोध से संबंधित। एक, कांग्रेस लड़खड़ा कर गिरने वाली है, लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा है क्या कि मरती हुई कांग्रेस को मैं भी कंधा दूं। तो कौन कह रहा है ये? लॉर्ड कर्जन। एक बात। दूसरी बात, उस कर्जन ने यह कहा कि कांग्रेस अगर निर्दोष है, कांग्रेस निर्दोष है तो वो बेकार है, और अगर वो अंग्रेजों की विरोधी है तो वो राजद्रोही है। जब दोनों तरीकाओं ही काम की को निया। ये दोनों बातें किसने कही हैं? कर्जन ने। तो ये कर्जन, क्योंकि कर्जन बड़ा प्रतिक्रियावादी था और वो ये मान रहा था कि कांग्रेस उसके लिए या ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरा बन रही है,
तो उसने ये दो बातें, दोनों कथन, आप चाहो तो लिख सकते हो, इनको लिख लो आप, क्योंकि पूछ सकते हैं एग्जाम में। पहले लिख लो कर्जन के, कांग्रेस के संदर्भ में कथन है, तो पहला कथन लिख लो, कांग्रेस गिरने को लड़खड़ा रही है। कांग्रेस गिरने को लड़खड़ा रही है। कांग्रेस गिरने को लड़खड़ा रही है। और मेरी बड़ी इच्छा है, और मेरी बड़ी इच्छा है कि इसकी शांतिपूर्वक मृत्यु में, बड़ी इच्छा है कि इसकी शांतिपूर्वक मृत्यु में मैं भी सहायक बनूं। शांतिपूर्वक मृत्यु में मैं भी सहायक बनूं। कर्जन का है, लिख लिया होगा शायद। दूसरा भी लिख लो, राइटिंग जमाओ मत, रनिंग में लिख लो आराम हो, जैसा भी है। हाँ, अपन याद करना है। चलो आगे लिखो, कर्जन का ही है, यदि कांग्रेस निर्दोष है, यदि कांग्रेस निर्दोष है तो बेकार है। यदि कांग्रेस निर्दोष है तो बेकार है। और यदि सरकार विरोधी है, और यदि सरकार विरोधी है तो राजद्रोही है। यदि सरकार विरोधी है तो राजद्रोही है। चलो खैर, अच्छा लिख लिया क्या आपने? अच्छा, वैसे तो हम शुरुआत से बोल रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो नेशनल शब्द आधिकारिक रूप से वो इसी अधिवेशन में प्रयोग किया गया है, नेशनल शब्द का आधिकारिक रूप में प्रयोग है वो इस नागपुर से आता है। तो नागपुर नेशनल, कांग्रेस के नाम में नेशनल या राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग आधिकारिक रूप में है वो इस 1891 के नागपुर अधिवेशन से होता है। बाकी वो पहले से कर रहे हैं, बोलचाल में हम बोलते हैं ना इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन राष्ट्रीय शब्द को आधिकारिक रूप से इन्होंने शामिल किया है इस नागपुर अधिवेशन में। खैर शायद ये बात आपको नहीं पूछेंगे यहाँ पर, इतनी बात सरकारी सदस्यों वाली बात जरूर आपको ध्यान रखना। अच्छा, एक फिरोज शाह मेहता ने एक समाचार पत्र प्रकाशित किया था, दैनिक, हो सकता है आगे प्रसंग ना आए, बॉम्बे क्रॉनिकल। ये फिरोज शाह मेहता का समाचार पत्र था, बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल, क्योंकि आगे हो सकता है प्रसंग ना आए, और आगे तो अब हम तो उग्रवादियों की तरफ जाएंगे। तो बॉम्बे क्रॉनिकल। अच्छा, ये अध्यक्ष आपको कितने अध्यक्ष याद हैं? जैसे आपसे मैं अभी पूछूं, इनको मिटा दूं, स्लाइड चेंज कर लूं और आपसे इनके अध्यक्ष पूछूं कि कितने अध्यक्ष याद हैं आपको? सारे याद हैं, वेरी गुड। अच्छा, जिनको नहीं है, जैसे मैंने पलट दिया और पलटते ही जिनको अध्यक्ष याद नहीं है, एक बार वो प्रत्याशी ऊपर हाथ करो, देखें एक बार। अब इतनों को नहीं है, अब देखो गौर से सुनना एक बार, कैसे याद हो। अभी मैं वापस निकाल देता हूं और इनको याद करने की बात करें हम, तो याद कैसे करो। पहला व्योमेश चंद्र बनर्जी, वो तो आप याद रखोगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी तो याद है ना आपको, वो तो याद करना ही है। दूसरा यानी दादा भाई, दूसरे अधिवेशन का अध्यक्ष कौन है? दादा भाई। तीसरे का तैयब जी, दूसरे का दादा भाई, तीसरे का तैयब जी। चौथो जोरामर्दी याद करो, जॉर्जियुल, जोरामर्दी जॉर्जियुल याद करना है। पांचवा देखो, पांचवा मैंने ये जानबूझकर ये वी लिखा है, रोमन में जानबूझकर वी यानी विलियम वेडरबर्न।
इसीलिए मैंने ये रोमन संख्या का इस्तेमाल किया है। ये क्या है? वी, पांचवा वी तो है ना रोमन में, तो वी है तो वी यानी विलियम वेडरबर्न। बात समझ आ गई? यहां पर लिखा हुआ तो था, मिट गया होगा। हाँ, विलियम वेडरबर्न, पता ना आपको, अभी तो चर्चा की थी, जो ह्यूम के जीवनीकार हैं। तो पांचवें अधिवेशन के, अच्छा लिखा ही नहीं था कि हमने शुरू में, ये याद करना लिखना था आपको। पांचवा वी है तो विलियम वेडरबर्न, याद हो जाएगा। अब आपको देखो, क्योंकि चौथा का अंग्रेज है, पांचवें का अंग्रेज है, क्रम से आपकी दिक्कत नहीं आएगी कि जॉर्ज यूल कौन से में, विलियम वेडरबर्न कौन से में, क्योंकि पांचवें में वी लिखा जाएगा और वी लिखा जाएगा तो विलियम वेडरबर्न होगा। समझ में आ गई क्या बात? अब बाकी का थे थारे साहब हूं, याद कर ले, जो ज्यादा याद करना भी कोई नहीं। और हम जो मुख्य मुख्य अधिवेशन है उनकी हम अलग से चर्चा करेंगे, अधिवेशनों की। तो वहां किस अधिवेशन में क्या बात आई है वो भी चर्चा करेंगे हम। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। बस अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा उग्रवादी युग से संबंधित, लेकिन उसकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।